हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज साइंस की नए टॉपिक में बात करेंगे। अपन प्रकाश की बात करेंगे, दैट मीन्स लाइट की बात करेंगे। प्रकाश क्या है और प्रकाश की प्रकृति क्या है, प्रकाश की चाल क्या है। हमारे जीवन में प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को आसानी से नहीं देख सकते और ना ही किसी प्रकार के कार्य संपन्न किया जा सकता है। अर्थात एक बाह्य कारक है दोस्तों। इस बाह्य कारक के कारण ही हम कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से अंधेरे से मुक्त रहते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करें प्रकाश की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, लाइट किसे कहते हैं दोस्तों। प्रकाश नॉर्मली अपन बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है हमारे तक, या कृत्रिम रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से भी। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए तो बताओगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों बेटा कि प्रकाश किस रूप में संचरित होती है, तो आपको बताना विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह प्रकाश किस रूप में संचरित होती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगें होती है। एक्सरे हो गया, परावैंगनिक किरणें हो गए, अवृक्त विकिरण हो गए, लघु रेडियो तरंगे हो गए, दीर्घ रेडियो तरंगे हो गए, दृश्य विकिरण हो गया, गामा किरणें हो गए। ये सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे का ही रूप है जो कहीं न कहीं हमारे जीवन में इनका उपयोग है। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम रूप से भी बता रहा हूं और प्राकृतिक रूप से भी बता रहा हूं। तो आपसे कोई पूछ ली जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचरित होती है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो था दोस्तों, वो प्रकाश के कुछ प्रमुख गुणों को व्यक्त करता है, प्रमुख गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या क्या कहा मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश के कुछ गुणों को व्यक्त करता है। वो गुण व्यक्त करने का मतलब क्या? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का दुर्वन। ये सारी क्रियाएं जो भी है वो चुंबकीय तरंगों के गुणों, प्रकाश के गुणों को प्रमुखता रूप से प्रदर्शित करती है। आपसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय क्या है, तो आप बता सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकाश ऊर्जा का रूप में संचरित करती है प्रकाश। और बताओगे कि प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश के कुछ प्रमुख गुणों को प्रदर्शित करती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से गुणों को प्रदर्शित करती है, तो वो प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, प्रकाश का व्यतिकरण का, प्रकाश का विवर्तन का, प्रकाश का दुर्वन का। ये सारे कुछ ऐसे प्रमुख गुण हैं जिनको ये प्रदर्शित करते दोस्तों। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश किस रूप में गमन करते, तो आपको बताना है कि सीधा सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है ना। हाँ, तो आपको ना प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। चलिए, प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, यानी दोहरी परत होती है। आपसे कोई पूछ लिया जाता बता सकते हो कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी परत वाली होती है, यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। इनमें कण भी काम में लिया जाता है और तरंग भी काम में लिया जाता है। तरंग के रूप में भी संचरित होती है और कण के रूप में भी संचरित होती है। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। दोहरी प्रकृति का मतलब क्या कि ये कणों के रूप में भी प्रकाश उत्पन्न होती है और तरंगों के रूप में भी संचरित होती है, यानी तरंग और कण। इसीलिए ये कहते हैं दोहरी प्रकृति के होते हैं। कण के बारे में जो बताया था कि फोटोन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर बार बार
उसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, वो कण के माध्यम से होते हैं, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये तरंग के रूप में संचरित होते हैं। इस तरह से दो कण का सिद्धांत देने वाले जो थे दोस्तों, वो कण का सिद्धांत जो दिया था वो था कौन? आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने ही बताया था, आइंस्टीन के द्वारा ही इस प्रकार का सिद्धांत दिया गया था और उसको अपन कहते थे क्या? प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्वांटम प्रभाव आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया था और वो फोटोन सिद्धांत द्वारा ही की जाती थी, फोटोन के सिद्धांत द्वारा ही की जाते थे। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन कर ले तो आप आराम से बता सकते हो। चलिए, नॉर्मली अपन जो बात करते हैं इसमें वो बात करेंगे कि प्रकाश वास्तव में क्या है। तो प्रकाश में दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करता है, ठीक है ना। दूसरी बात, प्रकाश का वेग सबसे निर्वात में अधिक होता है। यदि कोई पूछ ले तो आपको बताना प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात से कम ही होगा। किसी भी पदार्थ में प्रकाश की चाल जो होगा वो निर्वात से कम होता है। निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो 0.03% कम होता है, पानी में 25% कम होता है तथा कांच में 35% कम होती है। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि प्रकाश की जो चाल है वो पदार्थ में कम होता है और वेग में अधिक होता है, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ में प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात से कम होती है, निर्वात से कम। यानी यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सबसे कम किस में होती है तो आपको बताना है कि सबसे कम जो होती है वो पानी में होती है, 0.03% की बात करते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए हवा में सबसे कम होता है 0.03% और पानी में पूछ लिया जाए तो 25% कम होता है और कांच में पूछ लिया जाए तो 35% कम होता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन जो समय लगता है वो लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय 499 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। और ये भी आता है इसके अलावा कि इसी प्रकार यदि बात करें तो चंद्रमा परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो आपको बताना है कि चंद्रमा परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 1.28 यानी 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है दोस्तों, लगभग 30 मान लो, 1.3 सेकेंड की बात करते हैं, 1.3 सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है ना। 1.30 सेकेंड लगता है, ठीक है ना। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो बताना प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, ठीक है ना। और यह
सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है ना, और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं, सरल सीधी रेखा में गमन करते हैं, और यह सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान है कि प्रकाश का, अब इनमें जो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत आपसे पूछ ले, तरंग का सिद्धांत किसने दिया, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये छोटी छोटी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश का तरंग का सिद्धांत देने वाला जो था वो हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था? हाइजेन ने दिया था। इसने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि यदि कोई कहे कि प्रकाश तरंगों से बना है, ये किसने कहा, ठीक है, तो प्रकाश तरंगों से बना है, प्रकाश तरंगों से बना है, यह किसने कहा? यह हाइजेन ने कहा। किसने कहा दोस्तों? हाइजेन ने कहा। इसीलिए कहते इसको प्रकाश के तरंग का सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है ना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने दिया। हाइजेन ने क्या बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये भी पूछ लिया जाता है पेपरों में। ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस। तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने दिया था, ठीक है ना। प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया था। क्या दिया था दोस्तों? आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या बताया था, ठीक है ना। अब मेन इंपोर्टेंट जो बन जाते हैं वो आते हैं अपने इसमें जो सिंपल समझने की जो बात आती है, जो अपन समझ सकते हैं, आसानी से अपन समझ सकते हैं, वो होता है, शुरुआत की जो बात करेंगे वो बात करेंगे ग्रहण लगने की। ग्रहण मतलब एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स की बात करेंगे, ग्रहण किस तरह से कार्य करता है। सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना की बात करेंगे। सबसे पहले ग्रहण की बात करते हैं, एक्लिप्स की बात करेंगे, ठीक है ना। एक्लिप्स यानी एक्लिप्स में अपने को ये देखना है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य ग्रहण क्या है, तो बताना है जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इस भाग में सूर्य नहीं दिखाई देता है। इसे ही सूर्य का ग्रहण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे ही सूर्य का ग्रहण कहते हैं। दोबारा मैं एक बार परिभाषित कर दूं, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और इस भाग में सूर्य नहीं दिखाई देता है। इसे ही सूर्य का ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इसमें अपने को ये बताना कि किस तरह से अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सूर्य, किसकी बात कर ले? ये सूर्य की बात कर ली अपन ने। और ये चंद्रमा की बात कर ली और यहां क्या है? पृथ्वी, ठीक है।
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ रहा? चंद्रमा। इधर से सूर्य, इधर पृथ्वी, इन दोनों के बीच में कौन है? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ती है? पृथ्वी पे पड़ती है। और जिस भाग पर पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का छाया पड़ता है उधर सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण कैसे कब लगता है या ऐसी स्थिति कब आती है, तो ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन आती है। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन आती है, दिन आता है। किसके दिन? अमावस्या के दिन। यह अमावस्या भी आता, अमावस्या भी कहते हैं या अमावस्या भी कहते हैं, अमावस्या। ठीक है ना, अमावस्या आ जाता है या अमावस्या के दिन लगता है। अब बात करते इसी तरह से चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चंद्र ग्रहण की बात करेंगे सिंपल्स में। किसके बीच में क्या आ जाता है? आपको बताना, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाता है। ये है सूर्य और ये है चंद्रमा। इन दोनों के बीच में क्या आ गया? पृथ्वी आ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं देता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा के जिस भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है उस भाग पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, उसे ही हम कहते हैं, इसे चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति यदि आपसे पूछ लिया जाए कब आती है तो आपको बताना है कि ऐसी स्थिति जो होती है हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। कैसा होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, ये दोनों घटनाएं आपको पता होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब इसके बात करेंगे जो अपन ने बात किए थे कि प्रकाश का चुंबकीय तरंग का सिद्धांत जो होता है वो प्रमुख गुणों का प्रदर्शित करता है। तो प्रमुख गुण का जो प्रदर्शित करता है वो गुण कौन कौन से, उनकी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो चुंबकीय तरंगों का प्रमुख गुण प्रदर्शित, प्रकाश तरंग के जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रमुख गुण जो प्रदर्शित करने वाले हैं वो पहला गुण प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन तो आप प्रकाश के परावर्तन की भी बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, प्रकाश के परावर्तन की घटना को समझने के लिए सिंपल से अपन
आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये विलंब हो गया। आर की बात करेंगे, परावर्तक यानी माध्यम, ठीक है ना। इसकी बात अब आपसे यहां से पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे प्रकाश का परावर्तन की घटना पूछे, तो प्रकाश के चिकने सतह पर, प्रकाश के चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी वर्ड में, साधारण से वर्ड में, प्रकाश के चिकने सतह पर, चिकना सतह कौन सा है, ये चिकने सतह, तो चिकने सतह पर से टकराकर, चिकने सतह से टकराकर फिर वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो लिख सकते हैं प्रकाश के चिकने सतह से, प्रकाश के चिकने सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी इस सतह पर इधर से प्रकाश की किरणें, सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की किरण इधर से आपतित हुआ, आपतित होकर अविलंब के साथ तुरंत ही इधर इसकी ओर पुनः उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा में उसको जाना था, ठीक है ना, वापस लौट गया, ठीक है ना। इस प्रकार की घटना, इधर से आपतित किरण और इधर से परावर्तित आना और फिर वापस चिकने सतह पे से टकराकर यहाँ टकराया, यहाँ से टकराकर वापस पुनः लौट गया, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन की घटना कहलाता है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम भी है। क्या नियम होना चाहिए, ऐसी घटना घटित होती है तो कुछ नियम को भी प्रतिपादित करती है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या है, वो नियम है पहला कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल आई बराबर एंगल ऑफ आर, ठीक है ना। ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, पहला नियम है। दूसरा, जिस अविलंब से टकराता है वो आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है, दोनों समान है। आपसे पूछ लिया तो बताना कि आपतित किरण आयतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होती है। जितनी घटनाएं होती है आपतित किरण, वो परावर्तित, अविलंब, ये परावर्तित, ये सभी एक ही तल पर घटित होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना। अब सबसे सिंपल वर्ड है कि प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या होता है, तो आपको प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण देखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण देखना, ठीक है ना। तो वो प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण क्या है, तो समतल दर्पण, जो अपन समतल दर्पण होता है वो प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। समतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो समतल दर्पण, जिसे हम आईना कहते हैं, जो अपन घरों में देखते हैं अपन, ठीक है ना। समतल दर्पण भी वहाँ भी हम जहाँ प्रयोग करते हैं, और आईना, जैसे आईना की बात हो गया, समतल दर्पण की बात हो गई, तो आपको ये ध्यान रखना समतल दर्पण में भी दो आ जाते हैं। एक होता है बहुरूपदर्शी और एक होता है परिदर्शी। बहुरूपदर्शी और परिरूपदर्शी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुरूपदर्शी में क्या होता है, इसमें समान लंबाई तथा समान चौड़ाई के 3 आयताकार समतल दर्पण होते हैं और इस प्रकार लगे रहते हैं कि दर्पणों के बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का कोण हुआ। तीनों दर्पण के परावर्तक तल भीतर की ओर रहते हैं। किधर की ओर रहते हैं, भीतर की ओर रहते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में भी दो आते हैं। एक आते हैं बहुरूपदर्शी, इस बहुरूपदर्शी में 3
दर्पण होते हैं और तीनों दर्पण में कितने डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। एक होता है इसमें अपना परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेरिस्कोप। इसका पनडुब्बी जहाज में भी इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और दुश्मनों की गतिविधि को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि बंकर में छिपे सैनिक पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधि का भी जो होता है वो देखा जाता है, इसको स्थिति को देखा जाता है, तो वहाँ परिदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। परिदर्शी पेरिस्कोप जहाज की पनडुब्बियों में लगा होता है और यहाँ सब लगे होते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है आईना की बात करते हैं दोस्तों। किसकी? आईना आदि। इन सब में हम प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब आ जाए प्रकाश का अपवर्तन। आपको प्रकाश का अपवर्तन बताना है दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन वो था रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी दोस्तों? वो हो रही थी रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी। अब जो बात करेंगे वो किसी और की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी प्रकाश का परावर्तन की बात कर दे, आपको ध्यान रखना कि सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग जो होते हैं, परावर्तक आवरण जो अपन होते हैं, वो चांदी अथवा एल्युमिनियम की परत लगाकर करते हैं। उन्हें दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की सतह में उपयोग में लिया जाता है। अभी परावर्तक जो आईना समतल दर्पण की बात की अपन ने, आईने की बात की, परावर्तक सतह के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं पीछे उनके भाग पर, वहाँ हम चांदी अथवा एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, तब हम उनका प्रयोग कर लेते हैं आईने के रूप में। या आप उसको कह सकते हो कि हम जो उनका प्रयोग करते हैं कहाँ? आईने में। ठीक है ना, समतल दर्पण वगैरह। अब बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की बात, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको इंग्लिश के बारे में बताना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटने के लिए सबसे पहले हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हम माध्यम ले लेते हैं। ये है माध्यम और ये है अभिलंब। ठीक है। ठीक है। अब इसकी डिस्कस करेंगे। एक है विरल माध्यम और दूसरा है सघन माध्यम की बात करते हैं। इसे मान लो आप विरल माध्यम, जैसे हवा की बात करते हैं। इसे मान लो आप सघन माध्यम, पानी की बात कर देते हैं। ठीक है ना। विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात हो रही है। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछे तो इसको आपको बताना है सिंपल सी वर्ड में। क्या बताना है वो देख लो आप। ठीक है ना। आपको बताना है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो थोड़ी मुड़ जाती है। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या करती? थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अविलंब आपाती होने पर भी वो बिना मुड़े सीधे चल जाती है। लेकिन
तिरछी आपात होने के कारण थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है वहाँ पे विचलित हो जाते हैं। तो प्रकाश की घटना इस प्रकार के अपने मूल दिशा से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो वो अपने मूल दिशा से कुछ किधर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। हाँ, तो इस प्रकार की घटनाएं क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन की घटनाएं कहलाती है। फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, जब सूर्य की प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से यानी हवा पारदर्शी माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो आपतित किरण अविलंब की तल से जो यहाँ जो तल माध्यम जो माध्यम से अविलंब की ओर कुछ अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो घटित होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन। ये आपको ध्यान रखना। जब सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल दिशा से अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है उसका है नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पहला नियम क्या है कि ये घटनाएं घटित होगी तो वो किसी माध्यम पर निर्भर करेगी मुड़ने की, कि कितना अधिक मुड़ रही है। यानी ये माध्यम कांच भी हो सकता है, ये माध्यम कांच भी हो सकता है, इनकी जगह और भी कुछ हो सकते हैं। हाँ, ये जरूरी कि कांच ही हो, इनकी जगह और भी क्राउन कांच भी हो सकता है, फिलंट कांच भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इन प्रकार की घटनाएं घटित होने के लिए कहीं न कहीं आपको बताना है। तो इन प्रकार की घटना घटित होने के लिए कुछ भी किसी प्रकार के माध्यम हो, जिसको कहते हैं अपवर्तनांक होना। हाँ, ये कहीं ज़्यादा मुड़ रहा है, कहीं कम मुड़ रहा है। तो इस प्रकार के माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि अपवर्तन का नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया एक अनुपात का एक नियतांक होता है। ठीक है, ये सिंपल से आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन अपॉन ये म्यू होता है। म्यू क्या है? एक अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक ये याद रखना है आपको। ऊपर से निर्भर किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, आपको ये भी ध्यान रखना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं बता दूं कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है दोस्तों। क्या होता है? कम होता जाता है। दृश्य प्रकाश में जो होते हैं लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग का जो होता है अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि
यहाँ जो अपना लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसीलिए ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक हमेशा घटता है दोस्तों, ठीक है ना, सामान्यतः रूप से घटता है। तो ताप बढ़ने पर जो अपवर्तनांक है वो घटते रहता है, ठीक है ना। ये हो गए कुछ मूल्य बातें। अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण की बात करेंगे दोस्तों। किसकी? प्रकाश अपवर्तन। जैसे तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ या उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है ना। सिक्का यहाँ है और ये हमें कहाँ उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, उभरा हुआ प्रतीत होता है ये सिक्का। ये क्या है? पानी। तो क्या कहा दोस्तों अपन ने कि पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ उठाई दिखाई देता है या ऊपर ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। द्रव में आधी, किसी द्रव में, किसी द्रव की बात करें, ये द्रव है, हाँ, तो आपके इसकी द्रव में आधी डूबी हुई जो छड़ होता है वो हमें सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता है। आंशिक रूप से डूबी हुई द्रव में जो छड़ होता है, सीधी छड़ मुझे क्या दिखाई देता है? हमें टेढ़ी दिखाई देता है। ये भी किसके कारण? ये भी होता है अपने अपवर्तन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से भी हमें ऊपर दिखाई देता है, ये भी किसका उदाहरण होता है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं अपने से। अपने को ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये बातें जो होती है ना, हमेशा इस टाइप से पूछे जाते हैं उदाहरण के तौर पे कि तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना है, ठीक है ना। किसी बर्तन में डूबी हुआ सिक्का जो उभरा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। सीधी रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो आपको बताना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये कुछ घटनाएं घटित होती है जो आपको आराम से बताना। सूर्योदय के समय कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य क्षितिज के नीचे हमें होना दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हमें दिखाई देता है तो समझ जाएंगे भाई इसी के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। ये हो गए प्रकाश का अपवर्तन की बात। अब बात करेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं की बात करेंगे। इनमें 3 घटनाएं घटित होती है दोस्तों। 3 घटनाओं को अपने को देखना है सही ढंग से। नंबर 1 घटना जो होती है वही वाली घटना की बात कर रहे हैं अपन, एक ले लेते हैं, 2 और 3। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है, किधर से किधर की ओर? सघन माध्यम से। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो ये अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है ना। क्या चली जाती है? दूर। तो आपसे सघन माध्यम जो आपतित किरण होती है, वो आपतित किरण धीरे धीरे विरल माध्यम से जैसे प्रवेश करती है विरल माध्यम में, तो धीरे धीरे कहाँ जाती है? दूर, अविलंब से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे आपतित किरण को बढ़ाते रहोगे सघन माध्यम आपतित किरण को, उसी तरह से ये विरल माध्यम ये धीरे धीरे परावर्तित किरण जो होता है धीरे धीरे विरल माध्यम से दूर होता चला जाएगा। पहले मान लिया। अब इस सघन माध्यम में जो आपतित किरण उसको मैंने बढ़ा दिया, यहाँ ले आया। अब जैसे यहाँ लाए तो ये कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। आपतित किरण को बढ़ाते चलो, परावर्तित किरण विरल माध्यम धीरे धीरे अविलंब से दूर हटता जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये किरण एक माध्यम पे जाके मिल जाती है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना लेती है दोस्तों। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतित किरण परावर्तित किरण जो है वो माध्यम के साथ 90 डिग्री के साथ कोण बना लेती है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो घटित होती है, और पुनः ये घटना घटित तुरंत फिर इसी में, यानी सघन माध्यम में प्रवेश किया, फिर सघन माध्यम में ही परावर्तित भी हो रही है। इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगती तो उसे कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। आपसे पूछा जाता आपको बताना कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, तब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुनः वो सघन माध्यम में ही परावर्तित होने लगती है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का जो परावर्तन है वो 100% होती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का जो अपरावर्तन होता है वो 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल ही नहीं होता है। इस कारण पृष्ठ से जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो बहुत ही चमकने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा ही चमकने लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। इनके जो सबसे सुंदर सबसे अधिक जो उदाहरण दिए जाते वो दिए जाते हीरे का अत्यधिक चमकना। हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पानी में पड़ी हुई नली भी प्रखनली भी चमकीली दिखाई देता है। ये भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग भी अधिक चमकीला दिखाई देता है, वो भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कालिक से पोता हुआ जो भी होता गोला वो भी अधिक चमकता है, वो भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, प्रकाशिक तंतुज होता है, वो आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और आजकल इन सब का सबसे अधिक प्रयोग हम लोग कहाँ करने लगे हैं? हम क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में भी करने लगे हैं। उनके जगह भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है। विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करना तथा अभिग्रहण करना, वहाँ शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, जिनसे अपन प्रकाश संकेतों को दूर कर संचार है। मनुष्य के शरीर में आंतरिक भाग को जांच करने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टिक फाइबर्स का प्रयोग, प्रकाश तंतुओं का प्रयोग करते हैं। प्रकाश तंतु जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि आपतित किरण क्या होता है? प्रकाश का आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह विलंब से दूर हटता जाता है, और धीरे धीरे जैसे आपतित किरण को बढ़ाते जाते हैं परावर्तित किरण धीरे धीरे माध्यम की ओर चली जाती है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो सघन माध्यम में ही परावर्तित होने लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं कहलाती है दोस्तों, ठीक है ना। इनका उदाहरण है हीरे का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठीक है ना। और अपन इसमें भी ये भी डिस्कस कर लिए कि पानी में पड़ी हुई प्रखनली का अधिक चमकीला दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग भी चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा के भरे बुलबुले होते हैं वो भी चमकते हैं, कालिक पोता हुआ गोला भी चमकता है। प्रकाश तंतु भी प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर के अंदर इस प्रकाश के तरंग को भेजकर विभिन्न प्रकार के रोगों का पता लगा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात के प्रकाश के परावर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे इसी में कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं दोस्तों। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कि किस प्रकार से प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं आपको समझाना जरूरी है। हाँ, ये समझ गए तो आप ये समझ लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लिया। प्रकाश का जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो आपको बताना जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण, मैंने दिखा थे छोटे छोटे कण, जिसमें धूल कण तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो इस घटनाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे जो होते हैं वो कम होते हैं। दोस्तों ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाता कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग की जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और लाल रंग की जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है ना। सूर्य उगते और डूबते समय हमें भी ये लाल दिखाई देता है, ये भी इसी का उदाहरण है। समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, ये भी किसके उदाहरण है, इन्हीं के प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। दोस्तों चलिए आज के क्लास में अपन ने देखें कि प्रकाश के विद्युत चुंबक तरंग के जो प्रमुख उदाहरण थे, प्रमुख गुण थे, वो गुणों को अपन ने डिस्कस किया, और इस तरह से अपन ने देखे कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन की घटनाएं होती है, प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं, और उनमें अपन ने देखे अपवर्तन की घटनाएं, परावर्तन, ये सारी घटनाएं पर। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ये सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आज की क्लास के लिए यहाँ इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश की तरंग का व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, और ध्रुवीकरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही है।